So welcome students, BCom part 3rd, ABST first paper, Management Accounting. अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ देखा था और साथ ही साथ में उसकी नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके बारे में अपन ने बात की थी। और अपन ने समझा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से संबंधित अन्य जितने भी शास्त्र हैं उन सभी का प्रयोग प्रबंध द्वारा अपनी निर्णय में, संगठन में, नियोजन में या प्रबंध से के जितने भी कार्य हैं उन समस्त कार्यों के अंतर्गत उनका सहयोग प्रदान करना, ये उसका अर्थ में अपन देखा था। और उसकी नेचर और प्रकृति की जब अपन ने बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन ने देखा था कि वो भविष्य से संबंधित विज्ञान है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो भविष्य से संबंधित होते हैं प्रायः करके। कुछ भूतकालीन भी होते हैं परंतु ज़्यादातर डिसीजन भविष्य से संबंधित होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐतिहासिक होती है, उसके अंदर हिस्टोरिकल डिसीजन होते हैं। इसकी जो नेचर होती है वो मुख्य रूप से सिलेक्टिव होती है, चयन करना पड़ता है विभिन्न विकल्पों में से। और इसके नियम भी अनिश्चित प्रकृति के नियम हैं जो अनुभव, ज्ञान, तर्क, कल्पना के ऊपर आधारित होते हैं। और इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कार्य का कारण और परिणाम का विश्लेषण किया जाता है कि क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उनका विश्लेषण किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बता देती है नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पता लगाती है कि वो नेट प्रॉफिट क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, लॉस हुआ तो उसके क्या कारण थे। लागत के तत्वों की प्रकृति और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया था, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, अन्य जितने इकोनॉमिक्स वगैरह ये जितने भी अन्य विज्ञान हैं इन समस्त का उपयोग किया जाता है प्रबंध द्वारा अपने कार्यों के अंतर्गत। तो ये एक समन्वित पद्धति है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है और विकासमान विषय है, डेवलपिंग सब्जेक्ट है। आज अपन ये देखेंगे कि इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हमेशा याद करने के लिए एक सिंपल सा नियम यह है कि मैनेजमेंट के जितने भी कार्य हैं उन समस्त कार्यों के अंतर्गत सहयोग प्रदान करना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो अब अकाउंट मैनेजमेंट के क्या क्या काम हैं वो समझिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी वही उद्देश्य होंगे। सबसे मुख्य काम है मैनेजमेंट का क्या होता है, नियोजन करना, नियोजन में सहायक, हेल्पिंग इन प्लानिंग। अब प्लानिंग किसकी, नियोजन किसका, उत्पादन से संबंधित, प्रोडक्शन। क्रय करना है तो कैसे करना है, विक्रय करना है तो कहाँ पे करना है, विक्रय करने के साथ में पूंजी कैपिटल कहाँ से आएगी, वो पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कैश का मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी कंपनी के मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, इनकी पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग करते समय बहुत सारे होते हैं कंपनी के पास में विकल्प, और उन विकल्पों में से सर्वोत्तम का कंपनी को चुनाव करना होता है। तो ये सारे कार्यों के अंतर्गत इसमें सहयोग कौन प्रदान करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो नियोजन में सहायक। दूसरा मुख्य काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है संगठन में सहायक, हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत देखिए कंपनी अपने लागत केंद्र बनाती है। अपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में, इन्हीं को बजट केंद्र भी कहते हैं। लागत केंद्र या बजट केंद्र बनाती है। इन लागत केंद्र या बजट केंद्रों में ही लायबिलिटी निर्धारित की जाती है, लायबिलिटी निर्धारित की जाती है और साथ में राइट्स भी निर्धारित किए जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। और इन ये सारा काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। एक संगठन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़े की जाती है। हर डिपार्टमेंट के या कई डिपार्टमेंटों को मर्ज करके सेंटर बनाए जाते हैं। उन सेंटर में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। और इन सब कार्यों के अंतर्गत कौन सहायता प्रदान करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिससे कि मैनेजमेंट है वो अपने लक्ष्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सके और कंपनी की लाभदायकता में वृद्धि कर सके। इसी के तरीके से एक मुख्य उद्देश्य है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का समन्वय में सहायता, हेल्पफुल इन या हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का, क्योंकि जब तक विभिन्न समूहों के अंतर्गत, विभिन्न तत्वों के अंतर्गत
विभिन्न विभागों के अंतर्गत समन्वय नहीं होगा, तब तक वो समन्वित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, कंपनी को सेल्स करनी है, विक्रय करनी है, तो विक्रय करने के लिए उसको समन्वय किससे स्थापित करना पड़ेगा? उत्पादन से, क्योंकि विक्रय करना पड़ेगा तो उत्पादन से समन्वय होना जरूरी है। और उत्पादन करना है तो आपको समन्वय किससे करना पड़ेगा? परचेज से, क्योंकि परचेज करेंगे रॉ मटेरियल तभी उत्पादन होगा तभी विक्रय होगा। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं माल, तो आपको फिर फाइनेंस की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, फाइनेंस के साथ में आपको लेबर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब इन सारे विभागों के अंतर्गत, इन समस्त के अंतर्गत क्या चीज़ स्थापित करनी है? समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। और ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य कौन करेगा? इसमें सहायता कौन प्रदान करता है? इसमें सहायता प्रदान करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसी तरीके से एक उद्देश्य है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नियंत्रण में सहायता प्रदान करना, हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग। नियंत्रण के लिए अभी अपनी बात हुई थी यहाँ पर कि कंपनी लागत केंद्र बनाती है, बजट केंद्र बनाती है। इसी तरीके से कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट निर्धारित करती है। ये अपने पिछले साल आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत। परमाप लागत निर्धारित करती है, फिर उसकी वास्तविक लागतों से तुलना करती है, विचरण ज्ञात करती है और उनको कारण पता करती है, उनको दूर करने का प्रयास करती है और कंपनी में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। चाहे वो बजटरी कंट्रोल के माध्यम से की जाए, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के माध्यम से की जाए, चाहे उसके लिए अन्य विभिन्न प्रकार की तकनीकों का, सूचनाओं का प्रयोग किया जाए। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मुख्य उद्देश्य है अभिप्रेरण में सहायता प्रदान करना। अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। कंपनी को देखिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरण भी करना पड़ता है। कुशल नेतृत्व का एक गुण है अभिप्रेरण प्राप्त करना, और साथ में कर्मचारियों को निष्ठावान कंपनी के प्रति बनाए रखना। तो ये उसके लिए कंपनी या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सूचनाओं को किस प्रकार से सृजन करना है, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना है महत्वपूर्ण गतिविधियों का, जिससे कि निरंतर कंपनी के कर्मचारियों के आत्मविश्वास से वृद्धि होती रहे, वो कंपनी के प्रति निष्ठावान बने रहें और अभिप्रेरित होते रहें। ये भी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य कार्य माना गया है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको सभी को पता ही है, वो है निर्णय में सहायता प्राप्त करना, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये अभी भी अपनी पहले भी बात हुई थी कि कंपनी के पास में पग पग पर मैनेजमेंट के सामने विकल्प आते हैं, अल्टरनेटिव आते हैं, और उन अल्टरनेटिव में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का कंपनी को चयन करना पड़ता है, प्रबंधक को। और जो प्रबंधक सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन करने में सक्षम होता है, वो प्रबंधक अपनी कंपनी को सदैव ऊंचाइयों पे ले जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये सर्वोत्तम दायित्व है या उसका उद्देश्य है कि वो निर्णयन में मैनेजमेंट को सहायता प्रदान करे। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सहायता प्रदान करती है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अब जैसे क्या विकल्प कैसे आते हैं, जैसे कंपनी को मशीन खरीदनी है, मशीन खरीदने के लिए विकल्प कितने हैं? 5। इन 5 में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, सर्वोत्तम मशीन खरीदनी है। अगर आपने सर्वोत्तम मशीन खरीद पाए तो आपकी कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, आपकी लागत कम आएगी, आपकी लाभदायकता में वृद्धि होगी। और अगर ये निर्णय गलत हुआ तो आपकी पूंजी गलत जगह विनियोजित हो जाएगी, आपकी लागत अधिक आएगी, आपकी लाभदायकता कम हो जाएगी। इसी तरीके से और कैसे विकल्प आते हैं कंपनी के सामने कि कैपिटल कैसे प्राप्त करनी है, किन किन स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। इक्विटी शेयर से प्राप्त करें, प्रेफरेंस शेयर से प्राप्त करें, या डिवेंचर इशू से प्राप्त करें, या इनका कोई मिक्सचर प्रदान करके अपन कैपिटल प्राप्त करें, या अपन माल जो बना रहे हैं वो स्वयं उत्पादित करें, या कुछ माल बाहर से बना बनाया क्रय कर लें, या कंपनी प्राइसिंग निर्धारित करती है, अपने मूल्य कैसे निर्धारित करें, अपना जो वस्तु बना रहे हैं उसका मूल्य कितना रखें कि वो मार्केट में कम्पिटिटिव हो। ये सारे जो निर्णय हैं, इन सारे निर्णयों के अंतर्गत सहायता कौन प्रदान करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सहायता प्रदान करती है, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। इसी तरीके से एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है प्रतिवेदन में सहायता प्रदान करना, हेल्पफुल इन रिपोर्टिंग।
रिपोर्टिंग के लिए देखिए बहुत सारे समंक चाहिए होते हैं, बहुत सारे डाटा चाहिए होते हैं, बहुत सारे सामग्री चाहिए होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग विभिन्न स्रोतों से वो आवश्यक समंक और सामग्री उपलब्ध करवाता है, जिससे प्रतिवेदन तैयार किए जा सकें, और ना केवल प्रतिवेदन तैयार किए जा सकें, प्रभावशाली प्रतिवेदन तैयार किए जा सकें जो निर्णयन के अंतर्गत सर्वोपरि भूमिका निभाने में सक्षम हो, ऐसा प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। यह भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मुख्य कर्तव्य माना गया है, मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक उद्देश्य माना है संप्रेषण में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन किसके साथ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए देखिए एक तो कंपनी के आंतरिक पक्षकार हैं, एक कंपनी से संबंधित बाह्य पक्षकार है। इन दोनों के साथ में कम्युनिकेशन जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन पूर्ण होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, निर्देशों का आदान प्रदान बाह्य व्यक्तियों के साथ, बाह्य व्यक्तियों में देखिए क्रेडिटर्स आ जाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, सरकारी अधिकारी आ जाते हैं, ये सारे बाह्य पक्षकार हैं। अब इनके साथ कम्युनिकेशन कंपनी का बेहतरीन होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। आंतरिक पक्षकारों में कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के प्रबंधक, कंपनी के ट्रस्टी या कंपनी से संबंधित अन्य जो भी व्यक्ति आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, वो सारे व्यक्ति आंतरिक पक्षकारों में आ जाते हैं। और इन सब में सहायता, इनके साथ संप्रेषण अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि कार्य परिणामों को प्रतिवेदन, जितने भी कार्य अकाउंटिंग में हो चुके हैं उनकी सही रिपोर्टिंग प्रस्तुत होगी, तो अपन इनके साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब वो उस कम्युनिकेट करने के लिए चाहे आपको संक्षिप्त लेखे तैयार करने पड़े, चाहे आपको प्रवृत्ति चित्र बनाने पड़े, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के विवरण तैयार करने पड़े, वो सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के उद्देश्य में आ जाता है, जिससे कि कंपनी संप्रेषण में सहायता प्रदान कर सके, कंपनी के कम्युनिकेशन के अंतर्गत सहायता प्रदान हो सके। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य है वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण और निर्वचन में सहायक, हेल्पफुल इन एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि कंपनी की जितनी भी वित्तीय सूचनाएं हैं, देखिए लेखांकन सूचना को ही विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से विश्लेषित करना पड़ता है। किसकी सूचनाएं हैं? वित्तीय लेखांकन की, और लेखांकन के अन्य जितने भी विभाग हैं, चाहे वो कॉस्ट लेखांकन हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे और कोई भी विषय हो, उन समस्त विषयों की सूचनाओं को, और मुख्य रूप से यहाँ पर अपन कौन सी सूचना की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वित्तीय सूचनाओं की। तो वित्तीय सूचनाएं जितनी भी कंपनी में जैसे जैसे डेली होती जाती हैं, उन समस्त सूचनाओं को विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से विश्लेषित करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और विश्लेषित करके प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि, और प्रबंधकों के सामने जो प्रस्तुत करे वो भी इस तरीके से प्रस्तुत करे कि वो समझने में सरल हो, बोधगम्य हो, जिससे वो तुरंत समझ में आए, या फिर उसकी तुलनात्मक विश्लेषण करे। चाहे इसका तुलनात्मक विश्लेषण भी किया जा सकता है सूचनाओं का, चाहे उसके लिए अपन रेखा चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, रेखा चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है, चार्टों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये वित्तीय सूचनाओं को तुलनात्मक तरीके से, रेखा चित्रों के माध्यम से, चार्टों के माध्यम से, सरल तरीके से, बोधगम्य तरीके से मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करना, जिससे कि उनका वो विश्लेषण कर सके पूर्ण रूप से, और उसके आधार पर वो डिसीजन ले सके। ये भी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ में एक अंतिम उद्देश्य के रूप में अपन ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो जवाबदेही निर्धारित करने में सहायक होती है। जवाबदेही निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जवाबदेही का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये लागत के अंदर या बजट के अंदर कंपनी बनाती है। लागत के अंदर या बजट के अंदर जब बनाती है तो उनमें अधिकार और दायित्वों का बंटवारा किया जाता है, और जहाँ पर अधिकार और दायित्वों का बंटवारा हो जाता है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा भी
हो जाता है। और वरना एक देखिए नई चीज़ ये भी है कि अब आजकल कंपनियां क्या है कि एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी बनाने लग गई है। कंपनी अपने मैनेजमेंट जो है वो उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करता है, उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करता है, और इन उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करके इनके माध्यम से वो अपनी जवाबदेही निश्चित करता है, निश्चित व्यक्तियों की निश्चित जवाबदेही को निर्धारित किया जाता है। और ये काम भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत ही आता है। तो अपन ने आज देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या क्या है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अन्य इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं। ये आपका था पार्ट सेकंड। अभी 2-3 पार्टों के अंतर्गत ये चैप्टर अपना थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पूरी तरीके से समझिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं पूरे इस विषय के अंतर्गत क्या चीज़ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ अपन पढ़ चुके, उसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ चुके, इसके ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य अपन पढ़ चुके। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या क्या है, उसका क्षेत्र क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच।